हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन है आज की ऑलमोस्ट अंतिम क्लास में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हम शायद इसको ख़त्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज की सभा को। और आज की सभा में हम बात करने वाले हैं कैबिनेट मिशंस के बारे में जो हमने देखा था। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, गुड मॉर्निंग राकेश जी, आकांक्षा जी, प्रीति जी, अजीत जी, राधे राधे, शिवानी जी गुड मॉर्निंग, ठीक है, शिवांगी जी, राजवीर जी गुड मॉर्निंग। आई एम वेरी गुड राजवीर जी, आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने कार्य में लगे होंगे जो आपके लिए निर्धारित किया गया है या आप जिस काम में लगे हैं।
तो देखिए, कल हमने जो डिस्कशंस किया था वो हमने कैबिनेट मिशंस के बारे में देखा था, और कैबिनेट मिशन अपना प्रस्ताव किस तरीके से रख रहा है ये भी हमने जानने की कोशिश की थी। हमने देखा था कि ब्रिटिश भारत और रियासत जो मिलकर एक संघ बनाने की बात की जाएगी, और यहाँ पर एक पाकिस्तान की मांग को डिनाई कर दिया गया है, और हमने एक इंटरिम गवर्नमेंट की भी बात की थी। और यहीं से आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, एक संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आई होप ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा बहुत आपने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक से रेफ़र किया होगा, या और भी माध्यम है। तो मैंने कल आपको यही बोला था कि यहीं पर थोड़ा सा देखने को मिलेगा। कैबिनेट मिशंस जो है वो एक इंटरिम गवर्नमेंट्स या एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक स्वीकृति दे देता है, इसको एडॉप्टेशंस की बात कर देता है, ठीक है। और इसके आधार पर ही हमें देखने को मिलेगा कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारा जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, वो उसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। एक्चुअली इसमें 4 होते हैं, एक इसमें आपका आइलैंड भी आ जाता है, तो बट इसमें 3 को ही समझने की कोशिश करिए, खंड ए, खंड बी और खंड सी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे कि जो कुछ क्षेत्र जो हैं वो हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और कुछ जो हैं वो आपको थोड़ा सा देखने को मिलेंगे जहां पर आपको मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, और तीसरे वाले में आप देखने को मिलेंगे थोड़े मिक्स टाइप से हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से 3 भाग डिवाइड किए जाते हैं, और ये जो 3 सेक्शन हैं वो आगे चलकर दैट इज 1956 में, ठीक है, 1956 में 7th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ख़त्म किए जाएंगे। और उसके बाद ये थोड़ा आप पॉलिटी से जुड़ा हुआ सेक्शन है, मैं ये थोड़ा सा कनेक्शन जोड़कर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जब आप 7वां संविधान संशोधन आप पढ़ते हैं तो आप इस पॉइंट की झलक वहाँ देखेंगे, ठीक है, याद देखिएगा, और थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा कि ये वाले जो प्रोविज़न है इनको ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। और 7th अमेंडमेंट एक्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो वो मैंने आपको बताया था कल, ठीक है। अब देखिए, होता ये है कि कैबिनेट मिशंस के हमने प्रपोजल तो सीख लिए हैं या समझ लिए हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वाले सेक्शंस में जो मुस्लिम लीग का क्या स्टैंड होता है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या स्टैंड होता है। तो मुस्लिम लीग जो है वो इसको ध्यान से सुनिएगा, इनिशियली लेवल पर एक्सेप्टेड कर लेती है, यस, ठीक है, और वो ये कहती है कि हम इसमें पार्टिसिपेशन तो करेंगे। 26 जून 1946 को मुस्लिम लीग जो है कैबिनेट के प्रस्तावों को क्या करती है, स्वीकार कर लेती, बोलता हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, और हमारा जो पाकिस्तान का जो सेपरेट लैंड का जो थ्योरी है या सेपरेट नेशन का जो थ्योरी है वो हम यहीं से कंटिन्यू करने की बात करेंगे। ओके साहब, ठीक है, ऐसा ऐसा चला जाता है, ठीक है, मुस्लिम लीग एक्सेप्ट कर लेती है। हाउ अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जो है वो ऐसा होता है कि एक्चुअली क्या होता है कि दैट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस ना चाहते हुए इसको एक्सेप्ट कर ली थी। एक्चुअली इसमें क्या डिवीजन जो किए गए थे वो मुस्लिम लीग को ध्यान में रखकर किए गए थे, ठीक है। तो कांग्रेस जो है वो शुरुआत में तो नानकुर करती है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जो है 29 जून को जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। तो कांग्रेस ना चाहते हुए भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो कैबिनेट मिशन है उसमें मुस्लिम लीग को प्रिविलेज दिए जाने की बात की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या होने वाला है, आगे ट्विस्ट होगा। मुस्लिम लीग जो है आगे चलकर जो है कैबिनेट मिशन से जो है वो अपने प्रस्ताव या स्वीकृति को वापस लेती। 29 जून मिशन वापस चला जाता है, कांग्रेस जो है इसको एक्सेप्ट कर लेती है, और इस व्यवस्था के आधार पर, कैबिनेट व्यवस्था के आधार पर या कैबिनेट मिशंस की रिकमेंडेशंस के आधार पर इलेक्शंस होने वाले हैं, और इलेक्शंस जो होते हैं वो जुलाई 1946 में होते हैं। तो चलते हैं पहले इलेक्शंस की ओर, और इलेक्शंस के बाद जो है आपका मुस्लिम लीग का स्टैंड क्या होगा उस पर हम डिस्कशन करते हैं। सीधे पहुंचते हैं इलेक्शंस की ओर, और ये इलेक्शंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या हमारी संविधान सभा से रिलेटेड हैं। जुलाई 1946 में ये चुनाव हो रहे हैं, और इसके आधार पर संविधान सभा जो है चुनी जाती है। संविधान सभा का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले आपका मानेंद्र नरसिंह रॉय के दिमाग की उपज है, हम ऐसे कह सकते हैं। MN रॉय वहां से कनेक्ट करके देख सकते हैं 1934 में, ठीक है। और ये संविधान सभा के बारे में पहला बार जो है वो अपना विचार रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि लेकिन वास्तव में ये एग्जीक्यूशंस कब आ रहा है, 1946 में है। तो आप डिमांड करते जा रहे हैं, ठीक है। अब जाकर आपकी डिमांड पूरी हो रही है। 1946 का समय है, आधार है कैबिनेट मिशन। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनती है उसका बेसिक आधार क्या है, क्रिप्स है या कौन सा मिशन है, ठीक है, किस तरीके से। तो कैबिनेट मिशन जो है उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना होगा।
यदि हम डिमांड के तौर पर देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब इसको अपनी डिमांड के तौर पर देख रही है, कब अपनी डिमांड रख रही है। द डिमांड वाज टेकन अप बाय द कांग्रेस पार्टी इन 1935 एज एन ऑफिशियल डिमांड। इफ यू हैव रिमेंबर, इफ यू हैव सीन द प्रीवियस एपिसोड, ठीक है, आपने देखा है कि 1935 में हमने देखा था कि आपका एक एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हमने देखा था, और उसके आधार पर हमारे यहाँ इलेक्शन हुए थे, और उस इलेक्शंस के बाद हमने देखा था कि रामपुर अधिवेशन के बाद हमने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करने की बात की थी, और पार्टिसिपेशन हमने किया था यहाँ पर, ठीक है। तो वहीं पर जब कांग्रेस पार्टी जब चुनाव में भाग ले रही थी तो अपने एजेंडा, या कह सकते हैं वो कहते हैं ना दैट मीन्स कि चुनावी एजेंडा या चुनावी जो घोषणा पत्र होता है उसके दौरान ये वाली मांग उन्होंने रखी थी। तो ये वहीं से बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है। अब चीज़ें जुड़ती हुई समझ में आ रही होंगी, और इस तरीके से हम देखते हैं कि अंग्रेज जो है इसे एक्सेप्ट कब कर रहे हैं। और 1940 के समय पर हमने जब अगस्त ऑफर देखा था, लिन लिथगो ऑफर, ठीक है, ध्यान दीजिए, लिन लिथगो सॉप के द्वारा दिया गया था 8 अगस्त। वंस अगेन 8 अगस्त इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 8 अगस्त 1940 को ये प्रस्ताव जो है अंग्रेजों ने एक तरीके से माना था उस वाले ऑफर में। तो ये है एक संविधान सभा का एक बैकग्राउंड जो कि आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। हालांकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो राजनीतिक डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है, तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। हालांकि सब आप थोड़ा पॉलिटी में पढ़ते हैं, ठीक है, और लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, आपको हिस्ट्री के साथ साथ थोड़ा सा एक बैकग्राउंड क्लियर कर देना। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपने वाकई में पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। मैं उसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को थोड़ा अच्छी तरीके से यहाँ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैबिनेट प्लान जो है वो संविधान सभा के तहत हमने चुनाव देखे, और चुनाव का आधार क्या है, दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस कैसे होते हैं, आप एमपी को चुनते हैं, आप एमएलए को चुनते हैं, ये एक एग्जांपल है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं आपके दैट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हो गया, ठीक है, या आप कह सकते हैं राज्यसभा के मेंबर्स के जो इलेक्शंस हैं वो आपके इनडायरेक्ट के तहत कहे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस या अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मत की विधि द्वारा चुने जाते हैं। ये वो वाला सेक्शन है जिसमें आप ABCD वाला पार्ट आता है, ठीक है, हम इस पर नहीं जाएंगे, ठीक है, इसको एक्सप्लेनेशंस मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, ये आप पॉलिटी के सेक्शन में देखिएगा। ये 10 लाख पर एक सीट का लगभग अनुमान 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट को एक तरीके से माना जाता है, और इस आधार पर हमारी सीटें जो होंगी वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 के आसपास होगी। तो इस तरीके से हम मोटे तौर पर देखते हैं कि देयर आर द 389 सीट्स। ये है आपका मेथड, ये है आपकी दैट मीन्स द मोड ऑफ इलेक्शंस, ठीक है, दैट इज इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, जुलाई के आसपास की घटना है, और फाइनली इसका एक रिजल्ट आ जाता है। अब हम उस रिजल्ट पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 389 सीट्स हमारी टोटल हो चुकी हैं, और 389 सीट्स जो हैं उनको हम यदि डिवाइड करें तो हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक तो है 296, ये एक्चुअली पीछे छुप गया, कोई बात नहीं, ठीक है, हम समझ जाएंगे। टोटल 389 सीट्स हैं। इन 389 को भी बाइफरकेट करते हैं, यदि हम इसको और वर्गीकृत करते हैं तो ये 296 सीटें आती हैं ब्रिटिश प्रोविंस पर। वास्तव में इन्हीं जगह पर चुनाव होने हैं, इलेक्शंस होते हैं। बाकी की सीटें 389 में से जो हैं वो हैं बचती हैं 93, और ये 93 सीट्स आती हैं प्रिंसली स्टेट, जो मेरे जस्ट पीछे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ऐसा कहूँगा, ठीक है। तो 296 प्लस 93 दैट बिकम द 389, ठीक है। और 296 में भी हम यदि और बाइफरकेट करते हैं तो 292 और ये होती हैं 4, ठीक है। तो 292 दैट इज ये हमारे 11 प्रांतों से चुनी जाएंगी। ये 11 प्रांत हमारे जो 1935 के हमने इलेक्शन देखे थे, हमने उस समय बनाया था 1935 का जो हमारा एक्ट आया था, उसमें हमने 11 प्रांतों का गठन किया था। और आपने यदि सारे एपिसोड बाकायदा देखे हैं तो ये वाला पॉइंट आपको तुरंत समझ में जाएगा, क्योंकि हमने 11 प्रांत में से 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार को बनते देखा था। You guys are remember, I think so, ठीक है। तो ये वही चीज है, 292 सीट्स वहां से आ रही हैं 11 प्रांतों से, नाम नहीं लेंगे, चर्चा नहीं करेंगे इस पर, हम ऑलरेडी पीछे देख सकते हैं, ठीक है।
अब बचते कौन है, दैट इज 4, और 4 जो हैं वो हमारे कहीं ना कहीं चीफ कमिश्नर वाले से, देखिए क्या होंगे ये, इसको ऐसे समझिए, ये हमारे स्टेट होगा 11 और ये यूनियन टेरिटरी होगा। आज की डेट के यूनियन टेरिटरीज को हम यहाँ पर प्रांत कमिश्नर्स को के तौर पर देख सकते हैं। तो ये होते हैं दिल्ली, अजमेर, जो मारवाड़ का एरिया है, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 जगह से ये सीटें भरी जाएंगी। तो टोटल 296 पर इलेक्शंस होने हैं, 292 + 4 होने हैं और ये 296 होंगी। 93 जो होंगी वो प्रिंसली स्टेट के लिए निर्धारित कर दी गई हैं, मतलब रियासतों के लिए कर दी गई हैं, और रियासतें शुरुआत में जो है इसमें भाग नहीं लेने वाली हैं। तो ये टोटल आपको समझ में आया। 389 सीट्स पर क्या होने वाले, इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन के रिजल्ट की ओर चलते हैं। रिजल्ट 296 पर आएगा, ये मैंने अभी आपको बता दिया है, और 296 में से 208 सीटें जो हैं कांग्रेस के खाते में जाती हैं, 73 सीटें मुस्लिम लीग के हाथ में जाती हैं, 15 इंडिपेंडेंट या निर्दलीय जीत जाते हैं। इस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनते हुए दिखाई दे रही है। 296 सीटों का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मेजर पार्टी कौन से, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और रिजल्ट पे आप गौर फरमाएंगे तो मुस्लिम लीग जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती, और इसी की वजह से दे आर नॉट वेरी मच हैप्पी, वो निराश हो जाएंगे या बौखला जाएंगे, और इसी की वजह से ये कैबिनेट मिशंस के तहत बनने वाली इंटरिम गवर्नमेंट में भाग नहीं लेने वाले, ठीक है। अब ये आगे चलकर ये अपना क्या करेंगे, प्रपोजल वापस ले लेंगे, बोला नहीं हमें नहीं भाग लेना, दैट मीन्स वी आर वेरी, दैट मीन्स एंग्री, मतलब नाराज हो जाएंगे, रूठ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं मुस्लिम लीग रूठा हुआ है, ठीक है, और ये रूठा हुआ मुस्लिम लीग जो है इसमें आगे क्या करने वाला है देखेंगे। तो समझते हैं, ठीक है, कहानी को कनेक्ट करते जाइएगा। अब इसके बाद क्या होता है, ये 296 सीटें यहाँ पर हमने देखी हैं, 389 सीटें देखी हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद भी तो होगा, जैसा आप सभी को पता है, इसलिए मैं आगे की कहानी। तो होता ये है कि भारत के 2 पार्ट हो जाएंगे, आप सबको पता है, एक पाकिस्तान होगा, एक इंडिया होगा, ठीक है, और पाकिस्तान और इंडिया, तो पाकिस्तान के अंतर्गत मुस्लिम लीग का कुछ भाग चला जाएगा, या कह सकते हैं कुछ जो प्रांत है वो चले जाएंगे। तो सीटों की संख्या क्या होने वाली है, ऑफ कोर्स कम हो जाने वाली है। तो मतलब 389 सीट्स दैट बिकम द 299, एंड दीज 299 सीट्स जो बचेंगी उसका यदि हम बाइफर्केशंस कहते हैं तो 229 आपकी होंगी ब्रिटिश प्रोविंस के अंतर्गत, तो 70 सीटें प्रिंसली स्टेट, मतलब जो पहले 296 थी अब वो हो गई हैं 229, 229, और जो 93 थी वो हो चुकी हैं 70। बट ये कब होंगी, 15 अगस्त 1947 के बाद, क्योंकि पाकिस्तान एक नया देश का अस्तित्व आ जाएगा, तो सीटों की संख्या ऑफ कोर्स कम हो जाएगी। आप लेकिन आपके ज्ञान में यहाँ पर कमी नहीं हुई होगी, आपका ज्ञान में वृद्धि हो गई होगी, ऐसा मैं मान लेता हूँ। आप समझ में आ रहा होगा तो आप मुस्कुराकर मुझे सूचित भी कर सकते हैं। तो ये एक मैंने विकी से लिया गया है, ठीक है, बिल्कुल सोर्स में आपको बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ये चीज़ें बनाई हैं। बट यहाँ पर यदि देखेंगे 389 जो है दैट इज़ ये आपका वो जो चीज़ मैंने आपको समझाई है, ये 299 कब होगा, ये 1947 के बाद, ये एक्चुअली जून लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हमें समझना है, ठीक है, और ये 1950 तक रहेगा। तो 299 जो है ये आपका यहाँ से मैच हो जाता है। ग्रुप्स में यदि देखेंगे 208, 73 और 15 प्रिंसली स्टेट, 93 ये हमें पता है ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और कहानी या जानकारी एकत्रित कर लेते हैं, और यहीं पर हम देखते हैं कि बाद में एक इंटरिम गवर्नमेंट या सरकार बनती है, ठीक है। 1 अगस्त के आसपास जो है वो एक्चुअली जिनको न्योता दिया जाता है आपका जवाहरलाल नेहरू को, और यहाँ पर एक सरकार बनाने की बात आती है। ये अंतरिम सरकार होती है, एक अस्थायी सरकार। दिस इज अ काइंड ऑफ दैट मीन्स टेम्परेरी गवर्नमेंट दैट वाज ऑफर्ड बाय द वायसराय एंड इट वाज लीडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ द काउंसिल होती है, दैट मीन्स एक मंत्री परिषद होती है, उसका एक हेड होता है, उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, और उसके सहयोगी होते हैं डिफरेंट आपके देखेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएगा, डिफेंस मिनिस्टर हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत सारे मिनिस्टर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था आज है, दैट मीन्स 2021 में है, लेकिन 1946 में कैसी थी, तो 1946 में भी कुछ ऐसा ही था। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह क्या थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह थे हमारे वायसराय। ध्यान दीजिएगा, मैं कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल्स के हेड के तौर पर प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, बिल्कुल होंगे। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, बट ये एक उपाध्यक्ष की तरह काम करेंगे, है
है ना, ये इस तरीके से समझिएगा। और जवाहरलाल नेहरू के अंडर में बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे। तो यहाँ पर टोटल्स आपको 1+11 का मतलब है 12। मैंने 1 इसलिए कहा, 1 मतलब जवाहरलाल नेहरू, 11 अन्य मंत्री जो हैं वो शपथ लेने वाले हैं। इस तरीके से 12 मिनिस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर अस्थायी सरकार में अपना योगदान देने वाले हैं। आई होप आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। तो प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन है, यहाँ पर वेवेल साहब होंगे, ठीक है, हम ये देखेंगे। मैंने अभी अभी आपको समझा दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या वाइसरॉय, और वाइस प्रेसिडेंट दैट मींस उपाध्यक्ष जो होंगे जवाहरलाल नेहरू होंगे। और इस तरीके से ये सरकार आपकी बन चुकी है। यू विल फाइंड आउट द पीपल्स, ठीक है, दैट मींस 1+11, ठीक है, हियर, ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और यदि आप गौर फरमाएंगे तो हम देखेंगे वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल कौन है, हमारे दैट मींस वेवेल साहब हैं जो इंडियन एम्पायर के अंतर्गत काम कर रहे हैं। कमांडर इन चीफ दैट मींस, ठीक है, ये आपका, ये भी हमने देखा था। तो ये भी जो है, ये पद जो है वो इंडियंस को नहीं दिया जाता, ये इस तरीके से हम नहीं देखते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, वो वाइस प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय, कॉमनवेल्थ रिलेशंस, ये आपने पॉलिटी में देखा होगा। एंड ऑल दीज पोस्ट हैंडल्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यू कैन हियर, ठीक है, दैट मींस द मुस्लिम लीग इज नॉट पार्टिसिपेटिंग। ध्यान देना, मुस्लिम लीग यहाँ पर अपना योगदान नहीं दे रही है। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से, अब देखो कनेक्शन जोड़ना थोड़ा सा देखिएगा। जवाहरलाल नेहरू जो होंगे वो सेकेंडरी होंगे, ठीक है, दैट मींस, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो आपके संचार मंत्री, गृह मंत्रालय होगा। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। इसको देखिए, बलदेव सिंह, बल मतलब आपका दैट मींस फोर्स होता है, फोर्स मतलब दैट मींस डिफेंस, ठीक है। और इस तरीके से हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये व्यक्ति जो हैं, राजगोपालाचारी, लेबर मिनिस्टर जगजीवन राव, ठीक है। इस तरीके से ये आपके 1+11 आपको देखने को मिलेंगे। गॉट इट माय पॉइंट्स। चूंकि मुस्लिम लीग जो है यहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं करती है, तो वायसराय जो है इस चीज को लेकर चिंतित हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर द सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम लीग, ठीक है। और मुस्लिम लीग का सपोर्ट बराबर चाहते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और इसीलिए प्रयास भी किए जाते हैं। और इसका अटेम्प्ट या इसका प्रयास जो है वो थोड़ा बहुत सफल होता हुआ दिखाई देगा। आगे चलकर मुस्लिम लीग जो है वो थोड़ा बहुत इस असेंबली में, इस इंटरिम गवर्नमेंट में क्या सपोर्ट करती है, ठीक है। लेकिन जिन्ना साहब नहीं आते, बोला हम नहीं आएंगे, ठीक है। एक्चुअली देखिए टशन वाला हिसाब किताब है, ठीक है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं। और यहाँ पर मुस्लिम लीग के कुछ नुमाइंदे, कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर शामिल होते हैं। और शामिल जब होंगे तो यहाँ पर जो संख्या है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अभी कितने हैं, 12, ठीक है। मोटे तौर पर ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। 12 में से 3 जाएंगे, दैट मींस, ठीक है, 9 नुमाइंदे जो है कांग्रेस के वो रिजाइन करेंगे। और रिजाइन करने के बाद आप देखते हैं कि इसमें 5 और लोग जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से 14 मेंबर टोटल आपके हो जाएंगे। 5 नुमाइंदे कौन होंगे, ये मुस्लिम लीग से होंगे। और इस मुस्लिम लीग के नुमाइंदों को हम यहां पर इस चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सॉरी, ये दोबारा आ गया ये। तो राजवीर जी थैंक यू, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर वेवेल साहब रहेंगे 15 अक्टूबर से 1946, ठीक है। ये थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को हमने रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, दैट मीन्स, ठीक है, हमने उसको पुनर्गठित किया है। और यहाँ पर वेवेल साहब अक्टूबर से फरवरी 1947 तक रहेंगे, क्योंकि फरवरी 1947 के आसपास वी विल सी दैट मींस द लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो महक आना शुरू हो चुकी होगी। माउंटबेटन का नाम सुनते ही 3 जून की घटना आपके दिलों में आने शुरू हो जाएगी, या आपको दैट मींस, ठीक है, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं की ओर ले जाएगी। मतलब हम यहाँ देखेंगे भारत विभाजन की ओर जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, हम विभाजन की ओर जा रहे हैं, लेकिन कैसे चल रहा है, ठीक है, वो सीक्वेंस हम समझ रहे हैं। तो नेहरू दैट वाज होल्डिंग द सेम पोजीशंस, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल द सेम पोजीशंस, ठीक है। आप ये थोड़े बहुत मंत्रालय जो हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय जो है वो आपको देखने को मिलेगा वो मुस्लिम लीग के पास चला जाता है, ठीक है। तो ये मुस्लिम लीग रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे लियाकत अली खान दैट मींस अ लेफ्ट हैंड ऑफ द मुस्लिम लीग के ये लेफ्ट हैंड होते हैं। और ये खास व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति जो है दैट मींस, ठीक है, वो जिन्ना साहब का लेफ्ट हैंड है, मतलब राइट हैंड ऐसा कह लो। और फाइनेंस जो है डिपार्टमेंट रहेगा। तो फाइनेंस मतलब पैसा लियाकत के साथ ही खर्च करना, ध्यान देना, याद करने के लिए तरीका बता रहा हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लियाकत मतलब दैट मींस, ठीक है, एक नजरिए, एक व्यवस्था के आधार पर। तो ऑल इंडिया मुस्लिम
यहाँ पर सारे ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मेरा ध्यान जो है वो यहाँ पर ज्यादा जाता है जोगेंद्र नाथ मंडल। डू यू रिमेंबर जोगेंद्र नाथ मंडल? द नेम इज लाइक दैट मीन्स ये जोगेंद्र नाथ मंडल जो है वो थोड़ा सा नाम समझ में आ रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का होगा, बिल्कुल नहीं है। दैट इज बिलोंगिंग टू द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। और इनके साथ जो है मंडल, दैट मीन्स, ठीक है, मंडल मतलब ऐसे कह सकते हैं कि मंडल हमने देखा था, मंडल दैट मीन्स कि हमने देखे थे मंडल मतलब चैप्टर्स, ठीक है। और चैप्टर्स किस में होते हैं? कानून में होते हैं। एंड ही वाज होल्डिंग द लॉ मिनिस्ट्री, जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। गॉट इट माय पॉइंट्स, ठीक है। जगजीवन राम जो हैं वो लेबर मिनिस्टर ही रहेंगे, ठीक है। और बाकी नाम आप देखते रहना। थोड़ा सा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, गलती से यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला पार्ट ग्रीन हो गया है, तो थोड़ा सा बस उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो वी कैन से दैट कि टोटल आपके यहाँ पर कितने हो गए? 14 हो गए हैं। और ये 14 कैसे हुए? 9 + 5, और 5 मतलब मुस्लिम लीग के लोग नुमाइंदे इसमें जुड़ गए। तो ये व्यवस्था भी आपने पॉलिटी में समझी होगी और देखी होगी। अब इस तरीके से हम समझ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। यूनिकैमरल इन नेचर, यदि हम कह सकते हैं, ठीक है। यूनिकैमरल का मतलब है दैट मीन्स, ठीक है, सिंगल होगा। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, इसको हम बाई कैमरल कहते हैं, ठीक है। तो क्या ऐसी व्यवस्था थी क्या संविधान सभा में? बिल्कुल नहीं थी। तो दैट इज यूनिकैमरल कहा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फाउंडेड नवंबर 1946 में होगा, ठीक है। इसकी पहली बैठक जो होगी वो 9 दिसंबर 1946 को होगी। आपको पता होगा, यकीनन पता होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट, ठीक है। ये खत्म कब होगी? 25 जनवरी, ठीक है। 25 जनवरी दैट इज द लास्ट मीटिंग, ठीक है। और ये लास्ट मीटिंग पे हम देखेंगे संविधान जो है उस पर लोग साइन करते हैं और उसके बाद उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ये तब तक चलती है। और ये पहले कहाँ से, दैट मीन्स, तो हमारा जो देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को ये के बाद आती है। और उसके बाद ये देखेंगे कि ब्रिटिश सत्ता चली जाती है, भारत की पार्लियामेंट जो है फिर स्टेबलाइज होती है, तब तक ये चलता है। तो ये इस तरीके से एक क्रम आपने देखा, दैट मीन्स ये एक क्रम के अनुसार चल रही है। इसके टेम्परेरी चेयरमैन जो होते हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, जो 9 दिसंबर 1946 को बनाए जाते हैं। जैसे प्रोटेम स्पीकर होता है वैसे ही आप इनको समझ सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर आपको शायद समझ में आता होगा, ठीक है। तो मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। यदि कोई दिक्कत है तो फिर हम बात कर लेंगे बाद में। प्रेसिडेंट्स जो हैं, जो स्थायी अध्यक्ष जो है वो 11 दिसंबर को चुने जाएंगे 1946, ठीक है। और जो होंगे हमारे राजेंद्र प्रसाद, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से आते हैं और आगे चलकर यही हमारे राष्ट्रपति बनेंगे। ये सब आपको पता है, ठीक है। मैं बस उसमें एक क्या कर रहा हूँ, एक रिवीजन जैसा तड़का लगा रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपाध्यक्ष के पद पर हमें 2 व्यक्ति देखने को मिलेंगे, HC मुखर्जी और HC मुखर्जी के बाद कृष्णामचारी, ठीक है। 2 नाम आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा ये 2 पद जो है हैंडल करते हैं। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी आपको पता ही है, दैट मीन्स, ठीक है, ये अंबेडकर जी हैं हमारे, और ये हमारे BN रॉय, ठीक है, ये भी हमें मालूम है। ये हमारे संवैधानिक सलाहकार होंगे। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक सील भी निर्धारित की जाती है, वो कुछ इस तरीके से होती है। ये मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश की। ऑल दीज पिक्चर्स टेकन फ्रॉम द विकी, ठीक है, दैट इज नथिंग हिडन, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है हिडन नहीं है यहाँ पर, आप सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बस उसको मैं यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब आपको पता ही होगा, बस हम उसको एक थोड़ा व्यवस्थित तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं। 9 दिसंबर ही हमने देख लिया है, ठीक है। सच्चिदानंद सिंधिया, दिस इज द यंग जेंटलमैन, ठीक है, दैट इज बिहाइंड द जो उसकी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। शुरुआत में पहले दिन जो है वो 211 लोगों की उपस्थिति होती है। इसका मतलब मुस्लिम लीग नहीं पार्टिसिपेट करती है, प्रिंसली स्टेट वो भी इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और बाद में चलकर प्रिंसली स्टेट जो है धीरे धीरे जुड़ती है और इस तरीके से व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। तो प्रिंसली स्टेट एंड द मुस्लिम लीग जो है वो यहाँ पर नहीं आते हैं। मोटे तौर पर ये कहानी आपको देखने को मिलती है। अब कहानी का ट्विस्ट ये है कि हमने देखा कि इलेक्शंस में हमारा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। कौन बोल रहा है? मुस्लिम लीग। द मुस्लिम लीग इज नॉट पार्टिसिपेटिंग एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। दैट मीन्स वो कुछ कोशिश कर रहे थे कि कम से कम हमें मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में तो वोट मिल जाएगा और हमारी सीटों की संख्या ज़्यादा हो सकती थी, बट ऐसा
ना हो सका, ठीक है, दैट वाज नॉट हैपन, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, दे आर गोइंग टू, दैट मीन्स, ठीक है, ये कैबिनेट मिशंस को जो है वो भला बुरा कहते हैं और उसकी दैट मीन्स, ठीक है, उसका जो यस है उसको ये नो में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब अब हम जो है इसको डिनाई करते हैं और वो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही भला बुरा कह देते हैं, बोलते हैं कि ये तो जो है अवैधानिक है, दिस इज दैट इज इलीगल, ठीक है। एंड ये एक ही पार्टी का है, दैट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, हमारे बाकी लोगों का जो है ध्यान नहीं रखा गया है, बहुत सारी बातें ये वो ऐसा वैसा ये सब। एंड वी वांट समोसा विद चटनी, ठीक है, वी वांट टू नेशन थ्योरी, मुस्लिम्स वर्क सेपरेशंस, ये सब बातें यहाँ पर की जाती हैं। एंड फाइनली दैट इज द वी कैन से दैट द मुस्लिम लीग विथड्रॉ द एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशंस प्लान इन द 29 जुलाई 1946, ठीक है, 1946 29 जुलाई का समय है, ठीक है। और इस समय यदि आपको याद होगा 29 जुलाई दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, दैट इज अ टाइगर डे वी ऑब्जर्व, ठीक है, टाइगर बहुत मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 29 जुलाई को हम देखते हैं कैबिनेट मिशंस की जो है स्वीकृति, उसकी एक्सेप्टेंस को वापस ले लिया जाता है। एंड वी विल ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे, हम जो है सेपरेट लैंड से कम पर नहीं मानेंगे, हमें समोसा चाहिए और समोसा के साथ चटनी भी चाहिए, वी वांट, दिस इज द डिमांड ऑफ द मुस्लिम लीग, ठीक है। एंड दिस डिमांड, ठीक है, दैट इज गोइंग टू कन्वर्टेड इन द राइट्स, ठीक है। और आगे चलकर ये विभाग जो है, मतलब कह सकते हैं अब हमें डायरेक्ट एक्शन का समय निर्धारित करना है। और इस तरीके से एक 16 अगस्त का दिन आता है जब जिन्ना के आह्वान पर, ठीक है, दैट मीन्स द जिन्ना की जो एक कमांड पर जो है मुस्लिम लीग के नुमाइंदे जो हैं वो सांप्रदायिक हिंसा की ओर चले जाते हैं। एंड दिस डे इज दैट मीन्स जिसे इतिहास में डायरेक्ट एक्शंस के रूप में जाना जाता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। 16 अगस्त वंस अगेन 16 अगस्त इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 16 अगस्त फिर से एक खास डे आपको देखने को मिलेगा, पीछे भी हमने इसको कनेक्ट किया है, ठीक है, और अभी भी आप देखेंगे, ठीक है। 16 अगस्त, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की डेथ भी हो जाती है। वो देखो मैं बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करके बताता रहता हूँ, ठीक है, तो आपको जितना कनेक्शन जोड़ेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 16 अगस्त वो दिन होता है जब हम देखते हैं कि कम्युनल राइट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और ये कहा जाता है कि हिंदू एंड मुस्लिम जो है वो एक साथ नहीं रह सकते हैं, अब हमें अलग अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से जिन्ना के डायरेक्शंस की वजह से सांप्रदायिक दंगों का एक बड़ा दैट मीन्स घटनाक्रम आपको देखने को मिलता है। दिस इज द हैवी कम्युनल राइट्स, ठीक है, दैट इज रिजल्ट इन द हैवी कम्युनल राइट्स, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी लोग जो है इसकी निंदा करते हैं, ये कहते हैं दिस इज द ब्लैक डे ऑफ द दैट मीन्स द इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का ये काला दिन साबित होता है, ठीक है, बताया जाता है, बोला कि इसमें इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, लोग जो है मारे जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को मार रहे हैं, मुस्लिम हिंदू को मार रहे हैं। नोआखली करके एक जगह है बंगाल में, वहाँ पर ही इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, 17 अगस्त का ये पेपर है, ठीक है, सैटरडे दिल्ली से प्रकाशित हुआ है, थोड़ा सा देखेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे असॉल्ट, ठीक, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इतने सारे लोग मारे गए हैं, 170 किल्ड्स एंड ओवर 1000 इंजर्ड इन द कैलकाटा। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो हिंसा का वो आपको कैलकाटा में ही देखने को मिलता है, ठीक है। कैलकाटा आप समझ रहे हैं कि दैट मीन्स कि वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं, क्रांति, किसी भी चीज़ की शुरुआत या घटनाक्रम जो है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो बंगाल में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक दिवस मनाया जा रहा है जो वायलेंस से रिलेटेड है ना। कांग्रेस टू ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट विदाउट लीग से नेहरू, ठीक है। अब आप देखिए ये अगस्त का समय है, ध्यान देना, अगस्त, और मैंने आपको इंटरिम गवर्नमेंट पहले ही बता दी है, ठीक है, बता पहले दी है, लेकिन ये सितंबर में बनने वाली है 2 सितंबर को। और यहाँ पर देखिए कांग्रेस का स्टेटमेंट जो है वो एक आ रहा है, तो ये भी आप देख रहे हैं, तो कनेक्शन जोड़ पा रहे हैं फिर से। द वी कैन से दैट 2 सितंबर 1946 दैट वाज द डे व्हेन वी आर गोइंग टू एंटर इन द इंटरिम गवर्नमेंट, हम एक अंतरिम सरकार का गठन करने वाले हैं और बैकग्राउंड में यहाँ पर उठापटक चल रही है और इसी उठापटक के दौरान ये वाली घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो मुस्लिम लीग अभी अंतरिम सरकार नहीं बनी है, लेकिन चुनाव के रिजल्ट्स के परिणामों पर गौर फरमाएंगे तो मुस्लिम लीग जो है वो दैट मीन्स दैट वाज नॉट दैट मीन्स हैप्पी, वो हैप्पी नहीं है, इस वजह से वो डायरेक्ट एक्शन डे जो है उसकी ओर जा रही है।
और इसी वजह से हम कह भी सकते हैं कि वो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल नहीं होती है। वो बात अलग है कि बाद में जाकर इसमें शामिल होगी। तो ये एक थोड़ा सा कहानी फिर से मैंने जोड़ने की कोशिश की है। एंड यू विल ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ द वायलेशंस। ठीक है, यहाँ पर एक पिक्चर जो है मैंने आपको रखी है। यहाँ पर जो वल्चर्स हैं, जो आपके गिद्ध बैठे हुए हैं, और वो इस गिद्धों को जो है वो लोगों को मारने या मरने के बाद जो है दैट मीन्स ठीक है वो अपने पार्टी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ द पिक्चर्स ठीक है दैट वाज शोन्स रिलेटेड टू द वायलेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन के बाद ये घटनाएं हो रही हैं। अब आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले दैट मीन्स जो पिक्चर से वो आपके सामने आते हैं तो आप भी बोलते हैं अरे यार ऐसी हिंसा से तो अच्छा है कि भैया कि एक काम करो, इसको अलग कर दो। तो यहाँ पर ऐसा ही होता ना। ठीक है, तो वही चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। एक और न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने यहाँ रखने की कोशिश की है। दिस इज द सेम डे। ठीक है, दैट इज द ये भी अगस्त 17 के समय की बात है, 1946। ठीक है, जिन्ना डिक्लाइन नेहरूज ऑफर। ठीक है, जिन्ना मना कर देते हैं भैया कि हम नहीं मानेंगे। ठीक है, एक्चुअली एक और मनाने का कोशिश किया जा रहा है, द कांग्रेस टू गो अहेड विदाउट द फॉर्मेशंस ऑफ द एंट्री। ये वही कहानी है और यहाँ पर मनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन नहीं माने जा रहे हैं। 161 लोग मारे गए हैं। ठीक है, पिछले वाले में तो हमने 170 को देखा था, 1000 से ज्यादा या 800 लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इंजर्ड हो जा रहे हैं। तो ये घटना एक हम कह सकते हैं कि वो चल रही है और इस तरीके से ये बैकग्राउंड में कहानी आपको देखने को मिल रही है। डू यू रिमेंबर दिस न्यूज़पेपर? द नेम इज कॉल्ड अमृत बाजार पत्रिका, ABP। ठीक है, 78th ईयर ऑफ द पब्लिकेशंस। ठीक है, आज की डेट में इसे हम ABP न्यूज़ के नाम से जानते हैं। ये वही है, अंजना नहीं, ये वो आपकी दूसरी वाली मैडम का है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि अमृत बाजार पत्रिका वही न्यूज़पेपर है जब लिटन साहब ने जब जारी किया था कि न्यूज़पेपर जो है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में आएंगे, लोकल भाषा में आएंगे, और ये बंगाली में आता था। ठीक है, बंगाली भाषा को बंद कर दिया गया एंड दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इन द दैट मींस इंग्लिश, और ये अभी भी इंग्लिश में ही आते हैं। तो ये आप देख लीजिए, दैट इज अमृत बाजार पत्रिका। Just remember the stories and connect the stories with the each kind of the things, ठीक है, and you will that means become of the gems of the history। इस तरीके से हमने देख लिया है। अब बीच में वायलेशंस चल रहा है। ठीक है, जिन्ना वॉज नॉट हैप्पी। ठीक है, जिन्ना समोसा और समोसा के साथ चटनी की कहानी में लगे हुए हैं। ठीक है, ये समोसा समझ में आ रहा है ना? ये समोसा, ये बार बार मैं क्या बोल रहा हूँ, समोसा खाने की चीज नहीं है। ठीक है, समोसा दैट मीन्स द सेपरेट लैंड फॉर द दैट मीन्स द मुस्लिम कम्युनिटीज। ठीक है, हम सेपरेट लैंड चाह रहे हैं किसके लिए? मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए। ठीक है, और इस सेपरेट लैंड के साथ हमें मिलेगा ईस्टर्न बांग्लादेश, ईस्टर्न पाकिस्तान एज वेल। ये तो मैं इसको ईस्टर्न पाकिस्तान को चटनी बोलने वाला हूँ, ध्यान देना। ठीक है, ये इसीलिए मैं समोसा प्लस चटनी का उच्चारण कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर खाने की वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जिन लोगों के मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है, वो इसको एक्सेप्ट करें और आज समोसा खाकर जो है इटली की घोषणा पर गौर फरमाएं। तो आते हैं इटली की ओर। ठीक है, 20 फरवरी 1947 का समय है। हमने देखा था गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो चुकी है। चर्चिल जो है चर्चा के साथ बाहर जा चुके हैं और इटली दैट इज द बिलोंगिंग टू द लेबर। ठीक है, लेबर पार्टी, और ये लेबर मतलब उदार। देखो, अब ये वही चीज है जो कल आप पूछ रहे थे, इनका व्यक्तित्व लिबरल है। ठीक है, लेबर पार्टी समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, लेबर पार्टी मतलब मजदूर या श्रम से रिलेटेड पार्टी है। ठीक है, और जो व्यक्ति मजदूर या श्रम वाले क्षेत्र से आता है तो उसका व्यक्तित्व क्या होता है? एक बहुत ज्यादा लिबरल होता है, उदार होता है। उसने गरीबी को देखा है, उसने गरीबी को समझा है। मैं देखो बहुत सामान्य शब्दों से समझा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जोड़ना मत एकदम से। ठीक है, और जब व्यक्ति सोचता है तो बोलता है कि नहीं यार, ठीक है, कि हम जो है थोड़ा सा उसको कनेक्ट करके देखेंगे। ठीक है, जैसे होता है ना कि भाई जिसने गरीबी देखी है वही तो समझ पाएगा कि एक्चुअली में कैसे प्लान बनाने चाहिए। जो व्यक्ति एसी में बैठा है और वहां पर प्लान बना रहा है तो वो क्या कर पाएगा? एग्जीक्यूशन। वही चीज है। तो यहाँ पर ये लिबरल पार्टी से आते हैं, जो मजदूर और श्रम इसका तात्पर्य होता है, और इससे हम देखेंगे उनकी आइडियोलॉजीज का पता लगा देंगे। और लिबरल मतलब उदार, और उदार मतलब बोलते हैं यार इनको फ्री कर दो। और इस तरीके से दे आर दैट मीन्स डिक्लेयरिंग ए अनाउंसमेंट। वो एक अनाउंसमेंट घोषित करते हैं कि आज, ठीक है, कि हम ये 20 फरवरी 1947 को घोषणा करते हैं कि इंडिया को हम जो है एक रिस्पॉन्सिबल पावर जो है रिस्पॉन्सिबल हाथों में ट्रांसफर कर देंगे। In the House of the Commons that the British would quit India after the transferring power into the responsible hand not later than June 1948। जो 1948 के पहले हम आपको जो है
हम आज़ादी दे देंगे, लेकिन हम आपको पावर जो ट्रांसफ़र करेंगे वो एक जिम्मेदार हाथों में करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो है दैट मीन्स ठीक है आपको मतलब जो गैर जिम्मेदार लोग जो हैं ठीक है उनके हाथ में देकर जो है भाग जाएंगे। ऐसी घोषणा एटली के द्वारा की जाती है, क्योंकि ये लिबरल या उदार नेचर के हमें देखने को मिलते हैं, और इस तरीके से जून 1948 के पहले आपको आज़ादी मिल जाएगी। ऐसा ही मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि यकीनन आज के पहले ठीक है आज मुझे लगता है आज ही के दिन आपको सत्ता जो है वो आपको मतलब आपको भी मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा ये मेरी घोषणा है, ठीक है, ये टाइम देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे, और इस तरीके से इस घोषणा को अंजाम या इस घोषणा को अमली जामा, इस घोषणा या इस मसले को सॉल्व करने के लिए ही इज गोइंग टू अपॉइंटेड दैट इज द लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का नाम जो है वो प्लेस करते हैं और सजेस्ट करते हैं, और वो आएंगे किसकी जगह, लॉर्ड बेवल की जगह। तो माउंटबेटन का एक ही काम रहेगा, एक काम क्या रहेगा, बोला भारत को फ्री डिक्लेयर करना, भारत में पावर ट्रांसफर करना, ठीक है, और ये पावर ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबल हाथों में होगी, ऐसा हमारा काम करेगा लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन कैसा, ये घटनाएं जो हैं वो अभी आसान नहीं थी। माउंटबेटन को एक छबीले राजकुमार की तरह दर्शाया गया है, द मिडनाइट ऑफ पार्टीशंस, ठीक है, मतलब एक बुक है, ठीक है, और उसमें इस तरीके से बताने की कोशिश करिए, आई थिंक लीपियर की बुक है, एक राइटर हैं, और उन्होंने इसमें इस तरीके से उनको बताने की कोशिश की है, बट वो कैसे होगा वो हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं, ठीक है। इसी समय हमें खबर मिलती है कि भारत जो है पार्टीशन की ओर हो रहा है, ठीक है, जा रहा है। अब ये घटनाएं क्यों हो रही हैं थोड़ा सा हम देखेंगे। हमने देख लिया है कम्युनल राइट्स हमारे पीछे लगे ही हुए हैं। मुस्लिम लीग के जिन्ना साहब की जिद जो है वो समोसा और समोसा के साथ चटनी वो आपको लगातार देखने को मिल रही है, और दंगे आपको देखने को मिल रहे हैं। मुस्लिम्स, ठीक है, और मुस्लिम्स हिंदू को मार रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को मार रहे हैं, यही कहानी आपकी चल रही है। और इस तरीके से आप देखेंगे जो है वो कहीं ना कहीं जो है दंगे बैकग्राउंड में चल रहे हैं। अब होता है क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड्स ड्यूरिंग द कम्युनल राइट वाज रेज्ड बाय द हिंदू एंड द सिख कम्युनिटीज बंगाल एंड पंजाब। जैसी डिमांड मुस्लिम लीग के लोग मुस्लिम्स के लिए कर रहे हैं, वैसे ही डिमांड जो है वो हिंदू कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं वो करने लगेंगे, और उसके साथ ही सिख कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं वो सिख समुदाय की ओर से करने लगते हैं। वी कैन से दैट हिंदू महासभा जिसमें हम देखेंगे कि दैट मीन्स कि दे आर ऑल्सो डिमांडिंग द सेपरेट लैंड फॉर द हिंदू कम्युनिटी, हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगेंगे। कुछ इस तरीके का कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। पंजाब वाले सिख वाले वो अलग डिमांड करने लगेंगे। तो ऐसी डिमांडों की खबर भी इस बैकग्राउंड में चल रही है, और यहाँ पर हम देखेंगे कुछ ग्रुप्स इस बात पर भी जो है जो डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई हम यदि जो है पाकिस्तान वाले भाग में चले गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। जैसे हम पंजाब वाले भाग की बात कर लें, ठीक है, पंजाब का जो सिंध वाला भाग है उसमें हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम यदि सिंध पूरा का पूरा जो है पाकिस्तान में चला गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि देयर इज ए वी कैन से दैट देयर इज ए कंफ्यूजन्स रिलेटेड टू द पार्टीशंस, ठीक है, और हमारा जो बाउंड्रीज हैं वो क्या हो रहा है कि वो यदि दैट मीन्स गलत तरीके से ड्रॉ कर दी गई तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय हो जाएगा। तो यदि व्यक्ति कहते हैं ना, ठीक है, जो लड़ेगा वही क्या करेगा, दैट मीन्स बचेगा, ठीक है। जो थ्योरी है ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा या अपने हकों के लिए लड़ाई की बात हो जाती है सांप्रदायिक आधार पर। लेकिन मुद्दा क्या होता है यहाँ पर, रोटी कपड़ा मकान नहीं, यहाँ पर मुद्दा है संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर। द क्रिमिनल ग्रुप्स इन द बंगाल एंड द पंजाब हु हैव अलार्म्ड एट द प्रोस्पेक्ट of the compulsory groupings which might find there in Pakistan, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो घटनाएं आपकी जुड़ने लगी हैं, और बंगाल में हिंदू महासभा, पश्चिम बंगाल में एक पृथक हिंदू राष्ट्र की अवधारणा प्रस्तुत की। अब लोगों के विचार धीरे धीरे पेपर, न्यूज़पेपर, इन सब के माध्यम से आने लगे हैं। द आइडियोलॉजीज इज कमिंग फ्रॉम दैट मीन्स फ्रॉम द इनसाइड योर स्टमक टू द पेट से नीचे बाहर आ रही हैं बातें, और अब आपके वो न्यूज़पेपर की ओर जा रही हैं। मतलब हम कह सकते हैं जो विचार चल रहे थे आपके पेट में या दिमाग में, ठीक है, वो अब धीरे धीरे बाहर आने की ओर कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर भी कांग्रेस भी जो है उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले रही है, और कांग्रेस जो है वो ये जानने की कोशिश कर रही है या समझने की कोशिश कर रही है। उसी के बीच में 1947 मार्च 10 की बात होती है, 10 मार्च, ठीक है, दैट इज द डे
और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ये कहते हैं कि यदि वर्तमान समस्या जो राइट्स की आ रही है, दैट मीन्स जो दंगे हो रहे हैं, उसका यदि सबसे सही उपाय ये है कि यदि हम देखें कि कैबिनेट मिशन क्या करते हैं कि भाई पंजाब और बंगाल का विभाजन करते हैं। पंजाब और बंगाल हम इसलिए कह रहे हैं, पंजाब में भी हिंदू हैं और मुस्लिम भी हैं, ठीक है। और अभी आप देखेंगे कि हिंदू कम्युनिटीज़ वाला जो है पंजाब वाला सेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा, वो भारत के पास है, ठीक है। लेकिन एक पार्ट और है इसका जो कि आपको मुस्लिम वर्ग के पास देखने को मिलेगा, पाकिस्तान, ठीक है। इसी की तरह बंगाल का भी आप देख लीजिए, बंगाल के भी 2 विभाजन होने वाले हैं। बंगाल का आपको ईस्ट देखने को मिलेगा, एक वेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। ईस्ट वाला जो है वो आगे चलकर बांग्लादेश बन जाएगा, ठीक है। और वेस्ट वाला जो है वो ममता दीदी के पास है, ये आपको पता है, ठीक है, अभी चुनाव हुए हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिवीजन यदि ढंग से हो तो क्या है कि इस समस्या का समाधान यही है कि वो उनका विभाजन कर दे। ऐसा बातें कही जा रही हैं, ठीक है। और इस तरीके से डिवाइड करके आप बात करें, ठीक है। यहाँ पर डिवीजन की बात नहीं की जा रही है, लेकिन कम से कम हिंदू और मुस्लिम जो है प्रांतों को डिवाइड कर दिया जाए, कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं। ओवरऑल हम यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है लोगों के स्टेटमेंट यहाँ आने शुरू हो जाते हैं। द जेपी कृपलानी who was the president of the Indian National Congress during the 1947 and he was saying about that कि it's that means the rather than have a battle, ठीक है, युद्ध से अच्छा तो ये है कि हम पाकिस्तान की मांग को मान लें। जो राइट्स हो रहे हैं, जो दंगे हो रहे हैं, ये जो व्यवस्था हो रही है, उस व्यवस्था से तो अच्छा है कि कम से कम जो है हम पाकिस्तान की मांग को मान लेते हैं, ठीक है। बोले यार क्या दिक्कत है, ठीक है, बोला यार कि ये लोग जो है वो दिक्कत कर रहे हैं, इससे अच्छा तो ये है कि हम जो है वो ऑनेस्टली या इसका जो फेयर मैनर में है उसका डिवीजन कर दें, तो उसकी मांग को माने। तो आप देख रहे हैं द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज आल्सो डू दैट मींस, ठीक है, एक्सेप्टिंग द पार्टीशंस, ठीक है। और एक तरीके से स्टेटमेंट और आता है वल्लभ भाई पटेल का कि हमें नहीं मालूम है, एक स्टेटमेंट जो यहाँ पर नहीं है। वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि बोला कि जिन्ना का नहीं मालूम है कि पार्टीशन चाहते हैं नहीं चाहते हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि पार्टीशन हो जाए। तो वी कैन से दैट द सिनेरियो दैट मींस द इंडियन नेशनल कांग्रेस जिस चीज को मना कर रही है उसी चीज को अब एक्सेप्ट करती हुई नजर आ रही है। क्यों? सिचुएशन ऐसी हो चुकी है। और कहते हैं ना कि शरीर में यदि कोई अंग यदि वो माल फंक्शनिंग करने लगे या शरीर में उस अंग का जहर आपकी पूरी बॉडी को प्रभावित कर देता है, तो क्या आप उस बॉडी का अंग जो है उसको रखेंगे? नहीं, ठीक है। उस शरीर के उस अंग को आप काट देना पसंद करेंगे। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर देखेंगे कि भारत का वो अंग जो है वो माल फंक्शनिंग कर रहा है और इसीलिए भारत की उस अंग को काट देने की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये स्टेटमेंट किसी और ने नहीं कहा, ठीक है, ये मैंने ही कहा, ये मैंने समझाने के लिए उपयोग किया है कि शरीर में यदि देखो जैसे सिंपल सी बात है, आपको घाव लग जाता है, घाव हो जाता है, या फिंगर आपकी दैट मीन्स माल फंक्शनिंग कर रही है, ठीक है ना, वो बार बार लोगों के दैट मीन्स उंगली कर रही है जैसे हम कहते हैं ना, ठीक है, तो ऐसे आप समझ लीजिए, तो आप उस फिंगर को काट देना पसंद करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ रहे हैं, इस तरीके से हम सिचुएशंस को देख रहे हैं। द राइट्स दैट मींस ठीक है इज अनकंट्रोल्ड, ठीक है। गांधी जी आखिरी तक ये लड़ते हैं कि भाई पार्टीशन ना हो, पार्टीशन ना हो। इवन गांधी जी ने ये भी कह दिया है कि आप जो है इंटरिम गवर्नमेंट को क्या कर दो, दैट मींस ठीक है डिसॉल्व कर लो। मैं माउंटबेटन को ये कहने वाला हूँ कि जो वायसराय को कहने वाला हूँ कि इस इंटरिम गवर्नमेंट को आप डिसॉल्व कर दो, और डिसॉल्व करने के बाद जो है जिन्ना को ऑफर दो, जैसी चाहे वो सरकार बना ले, व्हाटएवर दैट मींस ही लाइक्स, ठीक है। जिन्ना को आप सरकार बनाने का ऑफर देने के लिए दैट मींस बुलाओ। हम मोहनदास करमचंद गांधी ऐसा माउंटबेटन या हम कह सकते हैं वायसराय के पास जा रहे हैं, ऐसा तब मोहनदास करमचंद गांधी को समझाते हुए कहते हैं जवाहरलाल नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल एंड ऑल दीज लीडर्स, ठीक है, बोला यार जो मिल रहा है उसको ले लेना चाहिए। और आप जो दैट मींस ठीक है जिन्ना की जिद के आगे बहुत ज्यादा झुक जा रहे हैं, आवश्यकता से अधिक झुक जाना कहीं ना कहीं दुखदाई ना हो जाए। तो एक तो मौका मिल रहा है आज़ादी का, या एक तो इंटरिम गवर्नमेंट का। इस बार पहली बार तो कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें थोड़ा मौका दिया है कि आओ भैया गवर्नमेंट बनाओ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थोड़ा बहुत अच्छा हो रहा है, और आप जो है उसमें गवर्नमेंट डिसॉल्व करने की बात कर रहे हो। कहीं यदि अंग्रेजों का मूड चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, वो कहते हैं ना, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा। तो मोहनदास करमचंद गांधी यहाँ तक के कह देते हैं, और इस तरीके की बातें आपको देखने को मिलेंगी। बट जिन्ना इज नॉट दैट मींस एक्सेप्टिंग, ठीक है, और जिन्ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इस तरीके की बातें आपको देखने को मिलेंगी, और ये सब सिचुएशंस आपको दैट मींस देखने को मिल रही हैं कहीं ना कहीं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिन्ना जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने जाएंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, ध्यान देना, ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वो 1 साल तक ही जिंदा रहते हैं, अगले साल जो है मर जाएंगे, ठीक है।
यदि 1 साल के लिए शायद नेहरू जो है वो मान जाते और जिन्ना को दे देते या कुछ भी हो जाता, वटेवर जो कुछ भी सिचुएशंस हो जाती, तो क्या होता कि शायद भारत के पास भी 3 वर्ल्ड कप होते, शायद भारत के पास भी हॉकी के 2 वर्ल्ड कप होते और शायद भारत और पाकिस्तान एक होता। ये सबसे बड़ा माइग्रेशन होने वाला है, सबसे बड़ा दैट मीन्स लोगों का पलायन होने वाला है धर्म के नाम पर। ये कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स है, ठीक है, और हमने अपने स्वार्थ के लिए दो लैंड को जो है वो सेपरेट कर दिया है और आज भी हम वही कर रहे हैं। रिलीजन के नाम पर हम आज भी लड़ रहे हैं, ठीक है। पहले मुस्लिम लीग, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग लड़े और मुस्लिम लीग के लोग पर लड़े। अब आज की डेट में हम क्यों लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं, हमें पता है, ठीक है। ये कहानी है, बाकी आपकी इच्छा है उसको आपको किस तरीके से देखते हैं, दैट मीन्स ठीक है सिनारियो। पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है, और ये पॉलिटिक्स जो है आम जनता को नहीं समझ में आती। दंगे में मारा कौन जाएगा, आम इंसान, ठीक है। डिसीजन कौन ले रहा है, ठीक है, पॉलिटिशियन ले रहा है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल हो रहा है, ठीक है, और यहाँ ना पॉलिटिशियन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना सेलिब्रिटी को फर्क पड़ने वाला है, ना क्रिकेटर को फर्क पड़ने वाला है, ना दैट मीन्स ठीक है कैपिटलिस्ट को फर्क पड़ने वाला है, ना अंबानी को पड़ने वाला है। फर्क केवल पड़ेगा आम इंसान को जो मैंगो खाता है, ठीक है, मूंगफली खाता है, ठीक है, और इस तरीके से हम बात आगे बढ़ाते हैं। तो मेरी बात समझ में आ चुकी होगी कि इस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस की में भी एक महक आना शुरू हो चुकी है कि हम भी जो है इस विभाजन को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि जब माउंटबेटन को भेजा जाता है तो माउंटबेटन जो है वो 22 मार्च के आसपास आते हैं, ठीक है, और वो इनका उद्देश्य केवल यही होता है कि भारत में यूनिटी रखना है या डिवीज़न करना है। यही चीज़ जो है वो अपनी संसद को बताएं, वही चीज़ को जो है अपनी पार्लियामेंट को बताएं, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसको कनेक्ट या मतलब कह सकते हैं ये इनका उद्देश्य रहेगा। और जैसा हमने बोला था कि भैया कि हमें 1948 के पहले आज़ादी दे दी जाएगी, तो इनका काम जो है उसके पहले ही, तो इसीलिए इनको छबीले राजकुमार कहा गया है द मिडनाइट ऑफ पार्टीशंस में, ठीक है। और वहाँ पर कह सकते हैं कि इन्होंने काम बड़ी बखूबी से किया है और बखूबी वाला काम आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स काट दो, सीधी सी बात है, ठीक है, और ये काट दिया गया है, दैट मीन्स ठीक है, और यहाँ पर डिवीजन या पार्टीशन आपको देखने को मिलेगा। 2 नेशन थ्योरी इज गोइंग टू बोर्न, ठीक है, और 2 राष्ट्रों का जन्म होने वाला है और इसका टास्क जो है हमने देख लिया है। और इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बताते हैं और इस तरीके से 22 मार्च को ये भारत में वाइसराय के रूप में आते हैं। ही वॉज द 34th वाइसराय एंड द लास्ट ब्रिटिश वाइसराय, है ना, अंतिम ब्रिटिश वाइसराय के रूप में आते हैं। एंड ही इज गोइंग टू प्रेजेंटेड 3 जून प्लान, जिसे माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। और ये विचार विमर्श के लिए एक प्रस्ताव जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सामने रखने वाले हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग जो है अब वो थोड़ा बहुत आपको सिनारियो समझ में आ चुका है। मुस्लिम लीग तो इसी चीज़ में बैठा था कि हमें चाहिए समोसा और समोसा के साथ चटनी, और समोसा और चटनी जो है माउंटबेटन इनको देने वाले हैं। कांग्रेस जो है ना करते 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 हाँ कर देती है, ठीक है, नाना करते करते, ठीक है, हम दिल दे बैठे वाला गाना आता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, कि देखो 2 नेशन थ्योरी आपको यदि मैंने पीछे बताया था, इकबाल याद करो पीछे की क्लासेस, ठीक है, 1940 का सेशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वहाँ से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं और यहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि 1940 का सेशन याद करिए कहाँ हुआ था, लाहौर में, याद करो, ठीक है, और वहाँ पर हमने किस तरीके से पाकिस्तान वाला कंसेप्ट देखने की बात की थी। तो नाना करते जो है हम दिल दे चुके, ठीक है, और माउंटबेटन प्लान को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस वहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करती है या उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करती है। और इस तरीके से माउंटबेटन प्लान 3 जून को प्रस्तुत किया जाता है, या कह सकते हैं बाद में ये प्लान जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के विचार विमर्श के लिए रखा जाता है और इनका सपोर्ट लिया जाता है, या मतलब उनका यश लिया जाता है, और इसे संसद में भेज दिया जाएगा। कौन सी? ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेज दिया जाएगा। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब ये भेजा जाएगा तो इसे मेरे ख्याल से मतलब 1-2 महीने के अंदर ही पास करा दिया जाता है। और ये 4 जुलाई, 4th जुलाई, दैट मीन्स वंस अगेन दिस इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ द इंडिपेंडेंस डे ऑफ द यूएसए। 4 जुलाई याद होगा 1776, ठीक है। 4 जुलाई 1947 को हमें जो है ये मतलब बिल रखा जाता है और इस बिल पर जो है सहमति बन जाती है और 18 जुलाई को पास करा दिया जाता है। और 18 जुलाई को एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स ये
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया जाएगा और भारत को आज़ादी दे दी जाएगी 1947 में। समय है 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि, इसीलिए मिडनाइट ऑफ पार्टीशन बुक लिखी गई। तो एक मैंने कहानी समझा दी थोड़ी सी, अब उन मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। तो माउंटबेटन की जो प्लान है इसे जून योजना कहा जाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि यह 3 जून प्लान कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से ये कहानी आपको देखने को मिलती है। इस योजना के अनुसार ये बताते हैं कि हम जो है सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे। द पावर विल बी हैंडेड ओवर टू द डोमिनियन स्टेट। या ये डोमिनियन स्टेट भैया याद है, डू यू रिमेंबर ये गाइस, ठीक है। डोमिनियन स्टेट ये वही चीज है जिसे हमने 1929 में मना कर दिया था, ठीक है ना। आजादी अभी अधूरी है, रावी की शपथ अधूरी है, ठीक है ना। तो रावी की शपथ क्या थी, याद करिए। रावी की शपथ ये थी कि हम पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे। और अब यहाँ पर क्या दिया जा रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो दिया जा रहा है वो डोमिनियन स्टेट दिया जा रहा है। और ये माउंटबेटन प्लान बोलता है। अब ये डोमिनियन हमने क्यों एक्सेप्ट कर लिया है, बिल्कुल सही कहा अजीत जी, यू आर राइट, ठीक है। लेकिन क्यों किया जाएगा अभी हम बाद में देखेंगे। तो ध्यान देना कि माउंटबेटन प्लान में डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी और डोमिनियन स्टेट का दर्जा ही दिया जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान को, ठीक है। और एक डेट प्रपोज की जाती है 15 अगस्त, ठीक है। 15 अगस्त को ये सत्ता हस्तांतरण की तारीख तय की जाती है, ये सजेशन दिया जाता है। इसके पीछे भी माउंटबेटन का दिमाग होता है कि माउंटबेटन जो है वो ये कहते हैं कि 15 अगस्त को जो है वो जापान ने सरेंडर कर दिया है, ठीक है। तो ये यहीं से हम कहते हैं कि जहाँ जापान जो है वो पान लेने चला गया, वहीं पर इंडिया जो है वो पान खाने आ जाएगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि माउंटबेटन प्लान के हिसाब से 15 अगस्त जो है तारीख निर्धारित कर दी जाती। और यदि आपको याद है तो मैंने अरविंदो घोष का जन्म दिवस भी बताया था, दैट वाज द बर्थ, ठीक है। तो वहाँ से ये अरविंदो घोष का मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। ये बुक वगैरह में मिलता नहीं है, ठीक है। मैंने सुना जरूर है, ठीक है, कई लोग कहते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर ये प्रमाण नहीं मिलते इसके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कनेक्ट करके देख लीजिएगा भाई, ठीक है। और बाकी कुछ खास नहीं है। तो 15 अगस्त जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि विभाजन हो रहा है, तो 2 डोमिनियन स्टेट बनेंगे। और 2 डोमिनियन स्टेट का जब जन्म होगा तो 2 नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेंगी, 2 नई संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो ऑलरेडी बन चुकी है और वो 1946 से काम करना शुरू कर चुकी है। दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान के लिए बनेगी, वो हम पाकिस्तान की जो सिविल सर्विसेज की तैयारी उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई लोग जो है पाकिस्तान सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, वो बाद में संपर्क करें, ठीक है। तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ 7 अगस्त को जिन्ना साहब जो है वो 1947 को जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। एंड फाइनली 14 अगस्त को जो है वो अपना दैट मीन्स आज़ादी दिवस मनाता है, ये आपको सबको पता है, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और प्रोविजंस को देख लेते हैं। कुछ ये कहे जाएंगे कि कुछ रेफरेंडम किए जाएंगे, कुछ जो विवादित जगह हैं, जैसे आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान जो आपका प्रोविंस है, और सिलहट जो है वो बंगाल के अंतर्गत जो है आएगा नहीं आएगा, इस चीज़ को लेकर एक रेफरेंडम किया जाएगा और उसके बाद जो है वो बिल में शामिल किया जाएगा, ये ऐसी बात कही जाती है। तो ये बंगाल के पार्ट में शामिल हो जाता है, दैट मीन्स ये पूर्वी बंगाल में, इस तरीके से ये बात की जाती है। इस योजना में, माउंटबेटन प्लान में या 3 जून की योजना में कांग्रेस के कुछ मुख्य मुद्दों को यहाँ पर ध्यान रखा गया है माउंटबेटन के द्वारा। और माउंटबेटन जो है वो ये कहते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट है इनको स्वतंत्र नहीं होने दिया जाएगा। इनको क्या है, या तो इंडिया में रहेंगे या पाकिस्तान में रहेंगे, ऐसा हम बोल रहे हैं और ऐसा ही इनको करना है, ठीक है। तो उनको एक ऑप्शन दिया गया है कि आपको पाकिस्तान के साथ जाना है या इंडिया के साथ जाना है, ये आप ध्यान रखिए, ध्यान देना। तो पाकिस्तान और इंडिया के साथ जाने की बात की जाती है। इस तरीके से ये जो है एक बात कांग्रेस की इसमें देखने को मिलती है। बंगाल को स्वतंत्रता देने से मना कर देना। अब बंगाल फ्री डिक्लेयर हो सकता था, ठीक है, क्योंकि पोर्ट एरिया है तो उसे फ्री नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे पाकिस्तान, हैदराबाद जो है वो पाकिस्तान में सम्मिलित होने की दैट मीन्स मांग कर रहा है, तो उसे भी वहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि आपको ये पता होगा कि ऑलमोस्ट, ठीक है, जब 1947 तक आते तक जो प्रिंसली स्टेट हैं वो अपना निर्धारण कर लेते हैं, या तो वो पाकिस्तान के साथ जाते हैं या इंडिया के साथ जाते हैं। लेकिन जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद, ये और एक भोपाल भी होता है, ठीक है, भोपाल भी बाद में शामिल होता है, ठीक है, वो इन स्टेट्स के
रिप्रेजेंटेटिव जो हैं बाद में थोड़ा सा रायता फैलाते हैं और इस रायते को समेटने का काम जो है वो भारतीय सरकार करती है, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर का रायता तो अभी भी आपका फैला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे जूनागढ़ को इंडिया में मिला लिया जाएगा, ठीक है ना। हैदराबाद भी जो है वो इंडिया में मिला दिया जाएगा। नहीं तो आपको क्या है, हैदराबाद जाने के लिए पासपोर्ट लेना पड़ता था, ठीक है। कहाँ जा रहा है, बोले आप दैट मीन्स कि हैदराबाद जा रहे हैं, बोले पासपोर्ट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो सकता था कि भारत के बीचों बीच में एक दूसरा देश बन जाता। जैसे आप देखेंगे साउथ अफ्रीका में एक कंट्री है लेसोथो, साउथ अफ्रीका के अंदर में एक कंट्री है, ठीक है। और वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर आप इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो हैदराबाद भी कुछ इस तरीके से बन जा रहा था, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, यदि आपको थोड़ा बहुत याद है, और ऑपरेशन पोलो, ठीक है। और इस पोलो के तहत ये इंडिया में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। इस तरीके से यूएन को कह दिया था कि भैया हमने क्या किया है, थोड़ी सी सफाई की है अपने यहाँ पर, ठीक है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 15 अगस्त जो है वो एक तारीख तय की जाती है। अब लेकिन ये 15 अगस्त के पहले ही जो है कहीं ना कहीं जो है 15 अगस्त भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेट के आधार पर सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा। और यदि इनके बीच में कुछ विवाद होता है तो हम एक सीमा का गठन भी कर लेंगे। वो रेड क्लिफ आप समझते हैं, ठीक है। तो वहां से ये हो जाएगा कि सीमा आयोग का गठन, दैट मीन्स सीमा मतलब दैट मीन्स वो शिल्पा शेट्टी का नाम नहीं है, यहाँ पर एक बाउंड्री कमीशन है, ठीक है। तो ये सीमा जो है वो हमारी शिल्पा शेट्टी है, और ये शिल्पा शेट्टी हमारे कौन है, दैट इज आपके। इस तरीके से हमें यहाँ देखने को मिलेगा, ये सिचुएशन आपको देखने को। मैं फाइनली मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस बोथ आर गोइंग टू एक्सेप्टेड दिस प्लान, ठीक है। दिस प्लान इज एग्जीक्यूटेड इन दैट मीन्स 14th and 15th अगस्त 1947। तो ये प्लान अभी हमने डिस्कस किया है। अब इस प्लान को हमें क्या करना होगा, इस प्लान को हमें एग्जीक्यूट कराना होगा, भाई कानून में कन्वर्ट करना होगा कि नहीं करना होगा, ठीक है। ऐसा थोड़ा होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक बिल जो है वो ब्रिटिश संसद में रखा जाएगा, वो बिल रखा जाएगा 4 जुलाई को, ठीक है। और इसे पास कराया जाएगा 18 जुलाई को। और इस तरीके से 14-15 को हम देखेंगे 2 नेशंस आते हैं, और 2 नए देश कौन से हैं आपको पता है। अब यहाँ मुद्दा यही है कि हमने जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा क्यों एक्सेप्ट किया, जबकि डोमिनियन हमने ऑलरेडी 1929 में हमने मना कर दिया था। एक चीज़ बताइए, जिस चीज़ के लिए हम जिंदगी भर लड़ते रहे उसी चीज़ को हमने क्या कर दिया, दैट मीन्स ठीक है एक्सेप्ट कर लिया कि भैया ये नहीं लेना और नहीं लेना। और वो देखेंगे अब नेहरू जी की आत्मा, दैट मीन्स जो नेहरू रिपोर्ट याद है, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट की आत्मा जो है, नेहरू जी तो खत्म हो गए थे, मतलब जो आपके मोतीलाल नेहरू, ठीक है। लेकिन मोतीलाल नेहरू की आत्मा अब तृप्त हो गई होगी कि भैया हमने तो कहा था कि भैया नेहरू रिपोर्ट में कि डोमिनियन ले लो, अब वो डोमिनियन ही ले रहे हो, ठीक है। तो उनकी आत्मा यहाँ पर तृप्त होती दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन ये आत्मा तृप्त क्यों हुई, क्यों आपने डोमिनियन का लिया दर्जा। तो यहाँ पर एक चीज यही है कि एक माहौल बना हुआ था एक दंगों का, ठीक है। और इस दंगों के माहौल में सबसे पहले जल्दी से जल्दी पावर ट्रांसफर करना जरूरी था। और यदि हम देखेंगे कि यदि पावर ट्रांसफर में और दिक्कत होती तो शायद ये दंगे और बढ़ सकते थे। तो ये शांतिपूर्ण प्रक्रिया का एक अच्छा दैट मीन्स, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ठीक है, सामान को लेने के लिए आपको झुकना पड़ता है, ठीक है। सामान का मतलब है दैट मीन्स, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेने के लिए आपको झुकना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, दैट मीन्स कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ पर डोमिनियन का दर्जा रहेंगे। लेकिन ये डोमिनियन कब तक रहेगा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 1947 से लेकर 1950 तक रहेगा। और 1950 को भारत जो है वो रिपब्लिक के तौर पर शपथ ले लेता है, या रिपब्लिक घोषित हो जाता है। और 1950 से ये इस दौरान ही हम डोमिनियन रहने वाले हैं। इसके बाद भारत जो है वो, ये पॉलिटी की बुक में क्लियर लिखा हुआ है, ध्यान देना, ठीक है। इनिशियल चैप्टर आप यदि पढ़ेंगे ध्यान से तो यू विल फाइंड आउट 1947 से 1950 तक भारत जो है डोमिनियन रहेगा। और 1950 के बाद वो है वो एक रिपब्लिक के तौर पर शपथ लेता है, आता है, और वो संप्रभु राष्ट्र घोषित किया जाता है। और ये संप्रभुता हमारे जो प्रस्तावना में है, प्रियम्बल्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहां से हम समझ सकते हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इसका मतलब ये नहीं है, संप्रभुता का मतलब जो है कि हम आंटी से पूछकर काम करेंगे, आंटी मतलब महारानी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो भारत एक दैट मीन्स सोवरेन स्टेट है, दैट इज डिक्लेयर इन द 1950, और ये लागू भी हो गया। अब एक चीज और ध्यान देना, भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक सोवरेन स्टेट नहीं है, ठीक है। कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं हम, ठीक है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है मतलब जनरली जो है जहां पर ब्रिटेन ने शासन किया वो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज,
ठीक है। तो ये एक बैकग्राउंड मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिचुएशन बन रही थी और देश की जो स्थितियाँ थी, जो आपकी जो एक्सप्लोसिव सिचुएशंस थी, जो बहुत ज़्यादा बारूद की स्थिति पर थी, और इस चीज़ को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रतिबद्ध थी। They are trying to solve this issue as soon as possible, ठीक है। जहां पर इस वजह से जो मिल रहा है उसे ले लो, ठीक है। जो नहीं, दैट मीन्स, ठीक है, जो नहीं मिल रहा है उसकी बात छोड़ दो, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, यदि अंग्रेज रूठ गए, अंग्रेज मना कर दिए, ठीक है, हम जा रहे हैं, ठीक है, हम नहीं देंगे आज़ादी, ठीक है, तो फिर क्या होगा। तो ब्रिटिश जो दे रहे हैं हम इसको एक्सेप्ट कर लो, सिचुएशन यही कहती है, और उसके बाद सिचुएशन को फिर हम हैंडल कर लेंगे इस तरीके से। ये मौका हमें बहुत दिनों बाद आया है, ठीक है, ऐसा भी कहा जा रहा है, ठीक है। और देश में प्रशासनिक और सैन्य ढांचे की निरंतरता को बनाए करने के लिए अभी अनिवार्य है, ठीक है। और फिर हम जो है अपने हिसाब से व्यवस्थाओं को एडजस्ट करेंगे। तो वी आर इन द हरी पोजिशन, वी कैन से दैट मीन्स बहुत जल्दबाजी की स्थिति में हम हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और दूसरा, ये मौका बड़े समय बाद आया है, ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ पर एक्सेप्ट भी कर रही है, ठीक है। ब्रिटिशर्स आल्सो इन वेरी हरी, ठीक है। अब ब्रिटिश जून 48 के पहले उन्होंने मौका बना लिया था कि हम तब तक दे देंगे आज़ादी, ठीक है, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी। ये वैसे ही हो गया, ठीक है, वही चीज़ है, ठीक है, शादी की डेट तय हो गई, ठीक है, लेकिन दुल्हन का पता नहीं, ठीक है। ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। और 1948 के पहले आपको आज़ादी क्यों दे दी, 15 अगस्त 1947 क्यों निर्धारित कर दिया इतने जल्दबाजी में। उनको भी जल्दी थी, क्योंकि ये राइट्स जो हैं, क्योंकि देखो उनको ये जल्दी थी कि कांग्रेस इज गोइंग टू एक्सेप्ट द डोमिनियन, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अरे ये तो वही चीज है जो हम आपको इतने दिन से देने की कोशिश कर रहे हैं। डू यू रिमेंबर क्रिप्स मिशन, डू यू रिमेंबर कैबिनेट मिशन, ठीक है, डू यू रिमेंबर अगस्त ऑफर, ऑल दीज ऑफर इज रिलेटेड टू द डोमिनियन, ठीक है। और इसका अच्छा मौका है, कांग्रेस इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है, क्यों ना हम इसको पहले से जल्दी जल्दी दे देते हैं। Why not? That means, ठीक है, we should offer the Dominion state to the Congress, ठीक है। और कांग्रेस यहाँ पर एक्सेप्ट कर रही है, तो हम इसे क्यों 48 का इंतजार करें। और 48 में, ठीक है, एक साल में कहीं ना कहीं इनका मूड चेंज हो गया, फिर से ये पूर्ण स्वराज जो है वो आपका मांगने लगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा, ये दो दंगे हो रहे हैं, उससे ब्रिटेन एम्पायर की या ब्रिटिश एम्पायर की जो है छवि जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि इस मामले को या इस जो सिचुएशन है उसको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कांग्रेस भी जल्दबाजी में यहाँ पर इस तरीके से बात करती है, और ब्रिटिश जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है इसको तैयार होते हैं। तो ब्रिटिश डोमिनियन स्टेट के मुद्दे पर कांग्रेस की स्वीकृति चाहता था, कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और वहाँ पर हम देखेंगे कि ये समय जो है वो विश्व स्तर पर जो राइट्स हो रहे हैं उसकी छवि से वो बचना चाहता था, क्योंकि ये कम्युनल सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। हमने कुछ पिक्चर्स देखी, जब ये पिक्चर्स आती हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब आप उस पिक्चर्स को गौर फरमाइएगा, उसमें भी आम ही व्यक्ति हैं, ठीक है, मैंगो पीपल ही आपको दिखाई देगा, कोई नेता, अभिनेता या राजनेता आपको वहाँ दिखाई नहीं देता। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी आपको, ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अंत में यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। फाइनली दिस काइंड ऑफ द सिचुएशन इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट, ठीक है, एंड दिस all plan is going to execute it in the parliament of the British, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो संसद है वहाँ पर इसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और यहाँ पर एक लेकर आया जाता है इस बिल जिसका नाम है IIA, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। 18 जुलाई को ये पास किया जाएगा, स्वीकृति दे दी जाएगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जल्दबाजी में है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जल्दबाजी में है, और उसका निर्णय जो है डोमिनियन के रूप में देखने को मिल रहा है, क्योंकि दंगों को ख़त्म करना है, ठीक है। और दंगों को ख़त्म करने के लिए हम मुस्लिम लीग को समोसा और चटनी दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया, इसमें इस इंडिपेंडेंस जो एक्ट में माउंटबेटन योजना को एक तरीके से एक्सेप्ट किया गया, उसकी औपचारिक स्वीकृति दी गई, और ये बोला गया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट अब 2 कॉलोनीज में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉलोनीज मतलब उपनिवेश, ठीक है, हमने इसको डोमिनियन कहा है, ठीक है, वही बात है, ठीक है। और भारतीय संघ और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा, ठीक है साहब। और क्या क्या होगा, पाकिस्तान के अंतर्गत कौन कौन से प्रदेश होंगे, सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, ठीक है, पश्चिम, अब ये उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना, फ्रंटियर आपका। अब आप देखेंगे सीमांत गांधी जो है वो यहीं से आते हैं, वो ये कहते हैं दैट मीन्स कि भैया तुमने बहुत गड़बड़ कर दिया, कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस ने ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लिया,
एंड द पीपल आर वेरी क्राइम कंडीशन। कि मतलब ये कह सकते हैं एक दुखद घटना है कि आप जिस चीज़ के लिए लड़ते रहे और उसको फाइनली आपको 2 टुकड़ों में मिल रहा है तो क्या होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो वेंटिलेटर पे, दैट मीन्स ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ही वाज गोइंग टू डाई, वो भी यही कहते हैं कि जब जो है समंदर चला जाता है, समंदर सूख जाता है तो अपने साथ दलदल और कीचड़ छोड़ जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से डायलॉग दिए जा रहे हैं। तो भारत आज़ाद तो हो रहा है लेकिन उसके साथ दलदल और कीचड़ को छोड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। ब्रिटिश जा तो रहे हैं, ठीक है, वो बस्ता बंद कर लेकिन वो अपने साथ जो है, ठीक है, कई कैसा भारत छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है, कैसा भारत हमें मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भुखमरी है, गरीबी है, पार्टीशन है, ठीक है, माइग्रेशन है, ठीक है, वायलेंस है, हिंसा है, ये आपको देखता हुआ देखने को मिल रहा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के डायलॉग्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, आपके फ्रंटियर गांधी के आपके डायलॉग्स देखने को मिल रहे हैं। और इस तरीके के बीच में हम इंडिपेंडेंस एक्ट को पास करा रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक राज्य के लिए गवर्नर होगा, गवर्नर जनरल नियुक्त होगा, जो कहीं ना कहीं मजिस्ट्री के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, दैट मीन्स, ठीक है, एम्पायर के द्वारा जो है जो आपका बनाया जाएगा। और इस तरीके से हम देखेंगे 15 अगस्त के बाद पाकिस्तान और भारत पर जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्स का कोई अधिकार नहीं होगा। फिर तुम मरो या कह सकते हैं, ठीक है, गढ़ो, ठीक है, सामान्य शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है, कोई हमें लेना देना ही है, ठीक है। आप जितना भी वायलेंस करो, जितने भी आप मारे जाते हो, जितने भी आप पिटते हो, ठीक है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, हमने आपको फ्री दे दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। अब हमारी पार्लियामेंट आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ, ठीक है, यदि आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, आफ्टर दिस सेशन, आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, वी आर जस्ट क्लोज टू द, इस सेशन के बाद, दैट मीन्स, ठीक है, जो भी आज तारीख है, ठीक है, मुझे तारीख याद नहीं आ रही है, ठीक है, इसके बाद ऐसा नहीं कहूँगा कि मतलब ये समाप्ति हो जाएगी। हम जुड़े रहेंगे, ठीक है, बाय होक और कुक, ठीक है, हम ऐसे कैसे तैसे भी हम जुड़े रहेंगे, ठीक है। आप मेरा नंबर जो है वो सर से ले सकते हैं यदि आप वो सर अलाउ करते हैं, ठीक है। और यदि कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं मतलब उपलब्ध रहूँगा और विभिन्न माध्यम से 29 जून, हाँ, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। और तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा, ठीक है। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बाकायदा पूछ सकते हैं और मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बट कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनका पालन करना पड़ता है, भैया एक्ट है, ठीक है, नियम है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उनका मैं पालन करते हुए आपसे बस यही गुजारिश करूँगा, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसा मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है, कि बोल दूंगा कि भैया बस्ता बंद, ठीक है, दैट मीन्स द एंड ऑफ द पाकिस्तान एंड द इंडिया, मतलब जो हो रहा है वो देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। तो दिस इज द मैप, ठीक है, दिस इज द सिनेरियो, दैट मीन्स, ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे एक पाकिस्तान यहाँ पर बन रहा है, मतलब 2 पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान एक ही बनेगा। ओके ओके अजीत जी, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू प्रीति जी फॉर योर दैट मीन्स कमेंट एंड रिगार्ड्स, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अभी बता देता हूँ अजीत, ठीक है, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बिल्कुल अभी बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या है कि पाकिस्तान जो है वो 2 भाग में बन रहा है। एक तो मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश जो वाला भाग है, ठीक है, और इसको हम पूर्वी पाकिस्तान या ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये वेस्ट पाकिस्तान होगा जिसमें बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान वाला पार्ट है, सिंध वाला पार्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से पाकिस्तान आपको देखने को मिल रहा है। ये भारत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हैदराबाद जो दिक्कत करता है, यहाँ जूनागढ़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर आपको पता ही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। राकेश जी, वी आर जस्ट मतलब हम मतलब ऑलमोस्ट एंड की ओर हैं। यदि कुछ दिक्कत होगा तो कल हम इस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। मतलब यदि कुछ क्वेरीज हों, यदि आपकी कोई क्वेरीज हों, कुछ क्वेश्चंस हों, तो हम कल फिर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये विधिवत रूप से ये क्या है, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो पारित हो चुका है। तो हम मोटे तौर पर जो है ये क्लास, मतलब ये आपके सेशन की क्लास खत्म हो जाती है। यदि क्वेश्चंस एंड क्वेरीज होंगी तो हम इसको कल ले लेंगे, ठीक है। आप कल कुछ क्वेश्चंस और क्वेरीज के साथ आइए, हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे। और यदि वर्ल्ड हिस्ट्री का होगा तो एक थोड़ा सा मैं आपको सिनारियो भी दे दूंगा, यदि आज समय कुछ मर्यादा का उल्लंघन करता है तो, ठीक है ना। यदि ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जी बिल्कुल प्रीति जी, आई विल। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर देखेंगे, आफ्टर दिस पीरियड द गवर्नमेंट एंड ऑफ हिज मैजेस्टी विल नॉट बी लायबल फॉर हिज प्रोटेक्शन।
लेकिन मैं हूँ लायबल, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहीं से कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और रेड क्लिफ सीमा आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है, हमारी जो है शिल्पा शेट्टी आ चुकी हैं, ठीक है, और ये शिल्पा शेट्टी कौन है, रेड क्लिफ, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दो नए देश जो है वो अस्तित्व में आ रहे हैं, एक नए देश के रूप में दो दैट मीन्स भारत और पाकिस्तान आ रहे हैं, एक युग का अंत हो रहा है लेकिन एक नए युग का शुरुआत भी हो रहा है। और इस तरीके से ये रेड क्लिफ जो हमारी जो शिल्पा शेट्टी हैं वो डिवीज़न ये करती हैं, ये यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से। अब आप देखो इसमें थोड़ा इस मैप में यदि आप देखने की कोशिश करेंगे तो पौंडीचेरी अभी फ्री है, ठीक है, पौंडीचेरी की कहानी हमने ऑलरेडी देखी थी, ठीक है। गोवा दैट मीन्स, ठीक है, ये भी भारत ने जो है 1961 में, हैदराबाद, ठीक है, 1948 में, दैट इज ऑपरेशन पोलो, डू यू रिमेंबर, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, ठीक है। और गोवा में कौन सा ऑपरेशन चलाया था, डू यू रिमेंबर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जरा, मैंने गोवा को भी आपको समझाया था, ठीक है। दमन एंड दीप, ठीक है, गोवा दमन दीप दैट वाज, ठीक है, ये किसके हाथ में थे, ये किसके हाथ में थे, है ना, ये थोड़ा सा याद रखिए, बताइए, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये बांग्लादेश जो है जिसको ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जा रहा है, ये भी आगे चलकर आज़ाद हो जाएगा 1971 में। और ये 1971 में हमारी प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है, वेरी गुड आकांक्षा जी और राइट, ठीक है, ऑपरेशन विजय, ठीक है। तो देखो अब चीज़ें जुड़ती हुई समझ में आ रही हैं और इस तरीके से आप जोड़कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से भारत बना है, ठीक है। और ये हमने देखा था, कहाँ से हमने कहानी शुरू की थी, अब थोड़ा बहुत मैं, अब देखो ये 1971 हमने देखा, हमारी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और इस तरीके से जो है वो आपका बांग्लादेश बनता है और बांग्लादेश का राष्ट्रगान होता है अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, ये बिल्कुल सही प्रीति जी पुर्तगाली। और यहाँ पर आप देखेंगे जूनागढ़, ठीक है, हैदराबाद थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं, कश्मीर, ठीक है, बट इनका कहानी आपको पता है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। और कुछ भाग जो है सिंध का, जो पंजाब वाला भाग है, ठीक है, इसको डिवाइड किया जाता है, ये भाग इंडिया में आता है और कुछ भाग इधर से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये पाकिस्तान में भी देखो यहाँ उठापटक चलती है, ठीक है, तो ये यहाँ से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मोटे तौर पर भारत का डिवीज़न हो चुका है और इस तरीके से 1950 में फाइनली या हम कह सकते हैं भारत बनता है। भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर जो है माउंटबेटन जो है वो शपथ लेते हैं और माउंटबेटन जो है भारत के अंतिम ब्रिटिश जो है जो गवर्नर जनरल होते हैं। और इस तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना दैट इज़ अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल और फिर बाद में वहाँ के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। 1 साल का समय होता है, ठीक है, उसके बाद ये निपट जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो कैंसर जैसी बीमारी होती है और इस तरीके से कहानी होती है। अब ये एक और कन्फ्यूज़न होता है, उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये भारत तो बन गया है ना, भारत को बन गया, ये डिवीज़न हो गया, दैट्स ऑल, ठीक है, दैट इज़ द एंड ऑफ द सेक्शन, ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। लेकिन कुछ एक्ट्स हैं उनको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, जो मैंने एक्ट्स आपको मतलब बोले हैं कि जो आप पॉलिटी में आप पढ़ते हैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ एक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ आपको देना चाहता हूँ। 1973 के पहले तक भारत में कोई भी व्यवस्था रेगुलेट नहीं थी। रेगुलेट का मतलब है अंधाधुन काम चल रहा था। राजवीर जी आपका सजेशन बहुत ही मतलब काबिल तारीफ है, मैं यकीनन इसमें जुड़ना चाहूँगा, बट दैट इज़ नॉट इन माई हैंड, ठीक है। यदि आप चाहें तो मतलब मुझे उसका हिस्सा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बनकर खुशी होगी उसका हिस्सा। और लेकिन यहीं पर यही है कि परमिशन और नियमावली को ध्यान में रखकर मैं इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कह पाऊँगा। तो मैं बिल्कुल यकीनन जुड़ना चाहूँगा यदि मेरी कुछ समस्या हो तो आपकी। तो 1773 के पहले तक जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो इस समय क्या था, रेगुलेटिंग था? बिल्कुल नहीं था। तो 1773 में आपको एक रेगुलेटिंग एक्ट देखने को मिलता है और इस रेगुलेटिंग एक्ट में हम वॉरेन हेस्टिंग्स को देखते हैं। इतिहास को पीछे झांक कर देखिए और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें क्लियर समझ में आ रही हैं, ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं वो पहली बार कह सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल, ठीक है। और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बनते हैं। ये व्यवस्था कब तक लागू होती है? 1833 तक। और 1833 के चार्टर एक्ट में विलियम बेंटिक को जो है वो दैट मीन्स, ठीक है, हम कह सकते हैं आता हुआ देखते हैं। तो विलियम बेंटिक ही जो हैं वो अंतिम गवर्नर जनरल होंगे, कहाँ के? बंगाल के। क्योंकि इसी के बाद 1833 में
एक बात और कह दी जाती है, और वो कहा जाता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वही भारत का गवर्नर जनरल होगा, हम ऐसा कह सकते हैं। हालांकि 1773 से ही हम मोटे तौर पर देखते हैं कि जो सेंट जॉर्ज आपका जो है विलियम फोर्ड है, ठीक है, वो बंगाल जो है वो कहीं ना कहीं कैपिटल के तौर पर काम करता है। 1911 तक आपको देखने को मिलता है, ठीक है, 1911। तो विलियम बेंटिक लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी होंगे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी होंगे। बहुत बेसिक्स बात है ये, मतलब बताता नहीं है कोई, लेकिन मैंने एक स्लाइड बना रखा है तो इसको मैं इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आई होप ठीक है आपको शायद पसंद आए। और 1858 के चार्टर एक्ट में ये व्यवस्था फिर से चेंज हो जाएगी। तो लॉर्ड कैनिंग जो होंगे वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे, क्योंकि यही इसी के बाद ये पोस्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वायसराय में। तो ही विल कंसीडर द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, दैट मीन द लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय ही हम देखते हैं कि रायता जो डलहौजी फैला कर गए हैं, डलहौजी जिसके टाइम पर 1857 की क्रांति होती है, और उस 1857 की क्रांति पर जो है वो साफ करने का काम जो है वो कैनिन के हाथ में आ जाता है। और कैनिन 1858 में यहाँ पर इस तरीके का काम देखते हैं और ये हमें देखने को मिलते हैं। ये व्यवस्था आगे ऐसे ही चलेगी। और 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, हम ऐसे कह सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जो है 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक रहेंगे। ये लास्ट गवर्नर या लास्ट वायसराय होंगे इंडिया में, ब्रिटिश वायसराय। इसके बाद 1948 में ये पोस्ट खत्म हो जाएगी, या 1948 के बाद भारत के जो व्यक्ति हैं वो बनेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, द फर्स्ट गवर्नर जनरल। ये वायसराय वाला जो पद है, ठीक है, दैट मीन्स ठीक है वो कह सकते हैं, या पहला गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं आजाद भारत का। ध्यान देना, दो शब्दावली है और दोनों में कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया एंड द लास्ट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया यहाँ हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद 1948 का समय आता है और भारत के, या कह सकते हैं आजाद भारत के पहले, ठीक है, आपको गवर्नर जनरल देखने को मिलेंगे जो कि भारतीय हैं, सी राजगोपालचारी, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा 21 जून 1948, ठीक है, वन सेकेंड रिमार्केबल डेट, ठीक है। और फाइनली हम देखते हैं कि ही विल, दैट मीन्स ठीक है, द लास्ट गवर्नर जनरल भी रहेंगे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ये पोस्ट डिसॉल्व कर दी जाएगी, इसे अंत कर दिया जाएगा। और इस तरीके से हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, राष्ट्रपति आपको देखने को मिलता है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे राजेंद्र प्रसाद रहेंगे, ये आप सबको पता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भारतीय संविधान 26 नवंबर को अडॉप्ट किया जाता है और लागू कर दिया जाता है 26 जनवरी 1950। ये सब आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये कहानी इस तरीके से ख़त्म होती है और भारत के आज़ादी की कहानी इस तरीके से आपको देखने को मिली। अब थोड़ा सा देखो कहाँ से हमने शुरू किया था, कैसे हमने शुरू किया था। कबीलों से ये कहानी शुरू की थी, कबीला थे, ठीक है, वो जनपद और किस तरीके से नेशन बने, ठीक है, किस तरीके से नेशन टूटे भी, और वो नेशन मौर्य से हमने देखा मौर्य में कन्वर्ट हुए, जनपद में कन्वर्ट हुए, महाजनपद में कन्वर्ट हुए, मौर्य का एम्पायर देखा, मौर्य का डिक्लाइन देखा, गुप्त का एम्पायर देखा, गुप्त का डिक्लाइन देखा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा सेंट्रलाइजेशन देखा मौर्यंस में, गुप्ताज में हमने डिसेंट्रलाइजेशन देखा, और गुप्तों के बाद डिसेंट्रलाइजेशन के बाद हम देखते हैं कि भारत में कई जो है वो विभाजन देखने को मिलेंगे। भारत जो है वो दैट मीन्स ठीक है कई खंडों में डिवाइडेड है। और जब देखते हैं कि भारत में विभाजन होता है तो कोई ना कोई आता है, और करण अर्जुन आते हैं गजनवी और गौरी के रूप में। गजनवी तो लूट कर चला जाता है, गौरी यहीं बस जाता है, जिसे हम दिल्ली सल्तनत के रूप में देखते हैं। और दिल्ली सल्तनत जब यहाँ बसती है तो हम यहाँ पर कई देखते हैं, आपके गुलाम वंश देखते हैं, खिलजी देखते हैं, तुगलक देखते हैं, सैयद देखते हैं, लोधी देखते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से मुगलों का दौर आता है और मुगल किस तरीके से भारत में शासन करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद आते हैं ब्रिटिश एम्पायर, और ब्रिटिश एम्पायर भारत को सोने की चिड़िया से काली चिड़िया में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और फिर एक फ्रीडम स्ट्रगल शुरू होता है, क्रांति शुरू होती है 1857 में, लेकिन वो फेल हो जाती है। समाज को सुधारा जाता है, सोशल रिफॉर्म्स होते हैं, सती प्रथा को खत्म किया जाता है, ठीक है ना। उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, ठीक है। ये विवेकानंद कहते हैं स्वराज मेरे देश का राज्य होना चाहिए, ठीक है, किसी पड़ोसी का नहीं होना चाहिए। दयानंद सरस्वती कहते हैं दयानंद सरस्वती समाज को
सुधार करते हैं, चलो वेदों की ओर चलो। क्यों? क्योंकि वेद कहते हैं सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। ऐसी जब बातें की जाती हैं तो लोग यूनाइटेड होते हैं फ्रीडम स्ट्रगल की ओर। और फिर वो दौर भी हमने देखा जब इस दौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस आती है, जिसमें कुछ मॉडरेट्स होते हैं, कुछ एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, और इन मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट और रेनकोट वाला के को सामंजस्य बिठाते हुए हमें एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। एंड फाइनली मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल्स शुरू करते हैं। और वो 1919 का दौर हमने देखा, नॉन कोऑपरेशन 1929 हमने देखा, उसके बाद 1942 देखे, और इस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद फाइनली आपको आज़ादी मिलती है। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू दैट मीन्स आज़ाद, ठीक है। और इस तरीके से मैं मुस्कुराहट के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, क्योंकि अब हम आज़ाद हो गए हैं, ठीक है। और ये कहानी इस तरीके से ख़त्म हो जाती। तो ये झंडा ऊंचा रखे रहना, ठीक है, दैट मीन्स, ठीक है। और आपको कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, कोई भी हो, ठीक है, आपके सुझाव बहुत ही प्रशंसनीय हैं जो सुझाव अभी आपने दिया है, और मैं यकीनन जुड़ना चाहूँगा। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो हम देखेंगे। अब यदि समय हो तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का भी यहीं पर आपको बता दूं, यदि थोड़ा बहुत यहाँ पर मैंने बीच में एक क्लास में बताया भी था। सर, आई ऑलवेज प्रे टू गॉड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री बट नॉट। आई होप मैं अपने प्रयास में सफल रहा हूँ, और दैट मीन्स, ठीक है, आपको मैं हिस्ट्री बखूबी समझा पाया हूँ, ये मेरा उद्देश्य था। और जी राजवीर जी, थैंक यू, ठीक है। और जब हम समराइज करते हैं तो यही चीज़ें आती हैं, ठीक है। और मैं अपने कार्य में सफल रहा हुआ होऊंगा, ठीक है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। और इस चीज़ को हम यहाँ पर बाउंड अप करते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड हिस्ट्री का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वाला एक वीडियो मैं बना के सर को भेज दूंगा, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं इसको। यदि आपकी कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस हों तो आप मुझे सर के माध्यम से भेज सकते हैं। ग्रुप का सुझाव भी मैंने समझ लिया है, और मैंने उसके लिए भी सहमति दे दी है, आप जैसा व्यवस्था हो, ठीक है। तो बस अंत में यही कहता हूँ, यदि मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, ठीक है। आपका भाई मित्र है ना, बड़ा समझकर मुझे थोड़ा सा माफ़ कर देना। और भारत के झंडे को बुलंद करते हुए मैं आपसे जय हिंद कहता हूँ। थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशंस, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशंस, ठीक है। और चलिए, तो आज की सभा हम समाप्त करें। विधिवत रूप से इस व्यवस्था का समापन की घोषणा मैं करता हूँ, ठीक है। अच्छा लग रहा है मुझे भी, बट थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि फिर हम कल नहीं मिलेंगे। जय हिंद। क्योंकि डेली का एक अच्छा रूटीन बना हुआ था, मैं भी आप सभी लोगों को मिस करूंगा, ठीक है। थैंक यू शिवानी जी, थैंक यू प्रीति जी, आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजवीर जी, राकेश जी, शिवांगी जी, सभी लोगों को फिर से मतलब शुभकामनाएं देता हूँ, ठीक है। तो आज की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं, है ना। फिर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा सुबह 7 बजे। चलो, तो एनी क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस, कोई बात कोई हो? जी राजवीर जी, बिल्कुल डेफिनेटली, ठीक है। कभी भोपाल आने का मौका मिले तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैं भोपाल में ही बसता हूँ, जैसे भारत का दिल जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आई होप मैं आपके दिल में हूँ, ठीक है। तो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। तो जी, मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर, लेकिन एक थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी समस्या, कोई क्वेरीज हो, कोई हो, ठीक है, आप बिल्कुल। जी शिवांगी जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। राजवीर जी, बिल्कुल ज़रूर मिलेंगे, तो संपर्क में रहिए, मैं आपसे यही कहूँगा। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपको जय हिंद कहते हुए इस सत्र से आपको मुक्त करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा उसको स्ट्रीम को बंद करने का, ठीक है। बाकी चलो, ठीक है ना। थैंक यू फिर से, चलो।
चलिए बाय बाय, टेक केयर।